हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 9 दिसंबर और 10 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। और पूर्णिमा मैम के द्वारा मॉर्निंग टाइम में द हिंदू न्यूज़ की वोकैबुलरी सेक्शन से 10 वर्ड डिस्कस किए जाते हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा ही एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 से डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे एनसीईआरटी के। वो वीडियो अभी कुछ दिनों के लिए पॉज है, लेकिन आने वाले समय में वो रिज्यूम हो जाएगा। 1 से 2 दिन लगेगा उसे रिज्यूम होने में। साथ ही साथ इवनिंग टाइम में पूर्णिमा मैम आप सभी के लिए क्वेश्चन सेशन को लेके आती हैं। तो लर्निंग बुक पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। आप पूर्णिमा मैम के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना? देखो, पहला देश जिसने चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था वो था अमेरिका। अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशन के तहत वहाँ पे अपना झंडा फहराया था मून सतह पर। अभी चाइना एक मिशन के तहत काम कर रहा है मून पे। उस मिशन का नाम है चेंज-E5 मिशन। चेंज-E5 मिशन के तहत चाइना वहाँ से मून सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को लेकर आएगा अपने वहाँ लैब में टेस्ट करने के लिए। उसी मिशन के तहत जब चाइना के साइंटिस्ट वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे अपना झंडा फहराया। देखो, सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिसने अभी तक ह्यूमन को चाँद पर भेजा है, जिसमें से है सबसे पहले यूएस ने भेजा था यानी अमेरिका ने, फिर रशिया और अभी चाइना ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है और ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 जनवरी 2021 से, यानी अगला साल पहला दिन। और देखो, अभी आपको एक नाम और याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं डब्ल्यूएचओ के। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ये टेड्रॉस एधोनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। देखो, अरुणाचल प्रदेश में जो कीवी होता है उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए उसको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। और ये कीवी क्या है? कीवी एक फल होता है जिसको चाइनीज़ गूसबेरी भी बोलते हैं। तो आप ऐसे भी याद रखोगे कि चाइना के साथ डोकलाम में विवाद हुआ था, वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया था। तो चाइनीज़ गूसबेरी यानी कि कीवी फल, इसको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश का कीवी फल होगा। और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही सिर्फ यूज़ किया जाता है। इसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे यूरिया और फिर आपके पोटेशियम, ये सारे जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत का पहला कौन सा ऐसा स्टेट था जिसे जैविक फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दिया गया था? ये भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। और प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल 12 ऑर्गेनिक स्टेट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक स्टेट सिंबल मिलने का मतलब होता है कि वहाँ के जो भी फसलें होती हैं उनको 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ही उगाया जाता है। तो भारत का पहला ऐसा स्टेट जिसने 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया वो था सिक्किम, और उसे ही फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया गया था। और ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट से है सिक्किम। और कीवी फल जो है इसको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। कहाँ के कीवी फल को? अरुणाचल प्रदेश के कीवी फल को। ये भी नॉर्थ स्टेट से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? देखो, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी जो ऑपरेशनल मेट्रो है वो लखनऊ और नोएडा में है, लेकिन जो लखनऊ का मेट्रो है ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है, जबकि जो नोएडा का मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। और कितने प्रपोज्ड मेट्रो हैं उत्तर प्रदेश में अभी? देखो, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर और अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया आगरा का। तो ये सारे प्रपोज्ड मेट्रो हैं और सिर्फ ऑपरेशनल मेट्रो एक है जो कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का है, वो है लखनऊ का। और अगर पूछा जाए कितने शहरों में मेट्रो हैं तो दो हैं, वो एक नोएडा, ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन जो नोएडा का मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का मेट्रो है। पूरे इंडिया में अगर ऑपरेशनल मेट्रो की बात की जाए तो ये कवर करता है 678 किलोमीटर, और जबकि पूरे इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो जो है वो हैं 578 किलोमीटर। प्रेजेंट टाइम में पूरा ऑपरेशनल मेट्रो की बात की जाए पूरे भारतवर्ष में तो 678 किलोमीटर मेट्रो से कवर होता है पूरे इंडिया में। और मैंने आपको बता ही दिया कि यूपी में अभी प्रपोज मेट्रो में कानपुर, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर के साथ ही साथ आगरा भी है, जबकि ऑपरेट किया जा रहा है वो लखनऊ और नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? देखो, अभी रामविलास पासवान का निधन हुआ हाल ही में और फिर राज्यसभा की सीट खाली हुई। उसके बाद उनके स्थान पर भाजपा के सुशील मोदी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये पिछली गवर्नमेंट जो नीतीश मोदी की थी उसमें डिप्टी सीएम के पद पर रहे थे और अभी इन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने फर्म अवशेषों को ग्रीन चारकोल में बदलने के लिए ग्रीन चारकोल हैकाथॉन की शुरुआत की है? देखो, सबसे पहले तो ये जानते हैं फर्म अवशेष क्या होते हैं, फिर जानेंगे ग्रीन चारकोल हैकाथॉन क्या होता है। देखो, फर्म अवशेष मीन्स कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रेसिड्यू होता है, मतलब कि जो पराली आप समझते हो जिसको किसान जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये माना जाता है कि ये प्रदूषण कर रहा है। तो अभी ऐसा व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, ना कि कोई भी कार्बन इमिशन हो उसको जलाने से। इसी के लिए ग्रीन चारकोल हैकाथॉन की शुरुआत की गई है नई एंड नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि ग्रीन चारकोल हैकाथॉन क्या है? ग्रीन चारकोल है, पहले तो हैकाथॉन समझते हैं। हैकाथॉन ये होता है कि कोई भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को लेकर काम करते हैं। हैकाथॉन शब्द बेसिकली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। कई सारे लोग बैठ के किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाते हैं, उसे हैकाथॉन बोलते हैं। लेकिन अब ये प्रचलन में आ गया है कि कई सारे फील्डों में इसका यूज़ किया जाने लगा है। तो ग्रीन चारकोल यानी कि जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है उससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो, इसके लिए कई सारे लोग मिलकर बैठकर काम करें, इसी को ग्रीन चारकोल हैकाथॉन कहते हैं। मतलब कुल मिला के रिसर्च करना है आपको फार्म अवशेषों पर, यानी जो एग्रीकल्चर के अवशेष हैं उन पर, उनको परिवर्तित करना है ग्रीन चारकोल में। ग्रीन चारकोल में अगर ये परिवर्तित हो जाएगा तो देखो, सबसे पहले तो कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस होगा, यानी कि कार्बन इमिशन कम हो जाएगा और साथ ही साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी भी मिलने लगेगी इस एग्रीकल्चर रेसिड्यू से, और इससे क्या होगा कि पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो कई सारे फ़ायदे हो जाएंगे अगर ग्रीन चारकोल हैकाथॉन के जरिए फर्म अवशेषों को ग्रीन चारकोल में बदलने का जो रिसर्च है वो सक्सेस रहा। और इसे किया जा रहा है नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और देखो, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और EESL एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस लिमिटेड, ये दोनों इसे ग्रीन हैकाथॉन में मदद कर रहे हैं नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की।
हमारे नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10वें राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन किया? 10वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया त्रिपुरा सरकार के द्वारा। क्या है ये? राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। विज्ञान को फिल्मों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में, क्योंकि देखो अगर फिल्मों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा तो लोगों की रुचि बढ़े विज्ञान की तरफ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये आयोजित किया गया त्रिपुरा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्घाटन त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने किया था। त्रिपुरा के आम जनमानस तक विज्ञान की भूमिका को फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव या राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का पहला आभासी संस्करण कहाँ लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, दो चीज़ें हैं। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव ये रांची में हुआ, और राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव सिर्फ राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तो ये मध्य प्रदेश में, और अगर आ गया राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव तो ये रांची में है। और आदिवासी मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जो कि क्वेश्चन में लिखा है, ये भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि कई बार सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि किसने लॉन्च किया, तो उस समय अर्जुन मुंडा आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। और अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के ये अध्यक्ष भी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जबकि राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव ये रांची में। अगर साहित्य शब्द जोड़ा जाता है तो रांची में, और सिर्फ जनजातीय उत्सव है तो ये मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव को दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? आदि महोत्सव। आदिवासियों का है ये महोत्सव तो आदि महोत्सव भी से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख से उपभोक्ताओं को दूर संचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन के निर्देशों के अनुसार लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल करने के लिए पहले 0 लगाने की आवश्यकता होगी? देखो लैंडलाइन से मोबाइल पे जब कॉल किया जाएगा तो पहले 0 लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए डेट जो निर्धारित की गई है, मतलब कि पूरा चेंज हो जाएगा। अब कोई भी लैंडलाइन से मोबाइल कॉल करेगा तो उसे पहले 0 लगाना पड़ेगा 15 जनवरी 2021 से। यहाँ पे देखो 3 डेट हमें याद रखनी होगी जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है। 1 जनवरी 2021 से सभी 4 व्हीलर पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, और साथ ही साथ 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। और 15 जनवरी 2021 से अगर कोई व्यक्ति लैंडलाइन से मोबाइल पे कॉल कर रहा है तो उसे मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2021 से सारी गाड़ियों पे फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2021 के बाद से कोई भी ऐसी 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए जिस पे फास्टैग ना लगा हो। और 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। और तीसरा, लैंडलाइन से जो भी मोबाइल पे कॉल करेगा उसे मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य कर दिया गया है 15 जनवरी 2021 से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा बनने वाली रामायण क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई? देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन प्रिंट गलत हो गया है। ये भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा नहीं है। भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा ये सन 2018 में शुरू करी जा चुकी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जो कि संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। रामायण क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। सिर्फ आप इसको करेक्ट करोगे, रामायण क्रूज सेवा कहाँ शुरू की गई, क्वेश्चन सिर्फ यही है। ये भी लग्जरी क्रूज सेवा है, ये शुरू की गई है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखो भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश।
और भारत की जो दूसरी अभी लग्जरी क्रूज सेवा शुरू की गई है ये है रामायण क्रूज सेवा। ये कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ये होना चाहिए था कि लग्जरी क्रूज सेवा रामायण क्रूज सेवा जिसका नाम है वो कहाँ शुरू की गई। ये शुरू की जाएगी अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा ये शुरू की गई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था अलकनंदा क्रूज सेवा। ठीक, अब भारत की नई क्रूज सेवा रामायण क्रूज सेवा ये कहाँ शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या बसा है सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के लिए $430 मिलियन की मल्टी ट्रच फाइनेंस सुविधा को मंजूरी दी है? देखो, ये सुविधा को मंजूरी दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग $430 मिलियन दिया है उत्तर प्रदेश को विद्युत वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश को भी लोन दिया है 270 मिलियन का सीवेज मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई में सुधार के लिए। तो दो लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में दिए गए हैं। एक उत्तर प्रदेश को $430 मिलियन का ये विद्युत वितरण नेटवर्क से संबंधित लोन दिया गया ताकि विद्युत संबंधी सुधार किया जाए, विद्युत नेटवर्क संबंधी सुधार किया जाए उत्तर प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई के लिए लोन दिया है 270 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। देखो, वर्ल्ड बैंक द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लोन इस साल जो दिए गए हैं उसको ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र को 210 मिलियन का लोन दिया एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हिमाचल प्रदेश को 80 मिलियन का लोन दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 सिचुएशन से टैकल करने के लिए 9,200 करोड़ रुपए का लोन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की एशिया प्रशांत पर रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP दर की फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या होगी? देखो, S&P क्या है? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की एशिया प्रशांत पर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी जो प्रेजेंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें इन्होंने एक अनुमान लगाया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जो GDP की दर होगी वो क्या होगी। तो इनके अनुमान के अनुसार भारत की GDP की दर -9% होगी। कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हमारे देश की GDP माइनस में चली गई है और ये -9% होगी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के अनुसार। एक और ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसने भारत की GDP को प्रिडिक्ट किया है 9.9% निगेटिव का। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, इसने भारत की GDP का जो प्रिडिक्शन बताया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो -9.9 का है। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2021 में -9% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम को नवंबर 2020 में फीफा के अनुसार किस स्थान पर रखा गया है? फीफा ने अभी हाल ही में नवंबर में एक लेटेस्ट रैंकिंग जारी करी अपनी, और उसमें उसने भारत को 104वां स्थान दिया, 104th रैंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फीफा ये इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन है और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन का नाम है सुनील छेत्री। और जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, इस रैंकिंग के अनुसार बेल्जियम पहले रैंक पे है फीफा की, दूसरे स्थान पे है फ्रांस और तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। फीफा का वर्ल्ड कप जो होगा 2022 में ये कतर में होगा।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, यानी कि इसके पहले 2018 में हुआ है फीफा का वर्ल्ड कप, और उस समय रशिया में आयोजित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप 2018। फ्रांस और क्रोएशिया के बीच फाइनल खेला गया था। क्रोएशिया अपना पहला फाइनल खेल रहा था, जबकि फ्रांस ने ये दूसरी बार टाइटल जीता, यानी 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस ने, और वो दूसरा टाइटल था फ्रांस का। क्रोएशिया पहली बार फाइनल में एंट्री करी थी, मतलब क्रोएशिया और फ्रांस का मुकाबला हुआ था 2018 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि रशिया में आयोजित किया गया था। प्रत्येक 4 वर्ष पे खेला जाता है, तो 2022 में होगा, 18 में हुआ था, तो 22 का जो होगा वो कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में होगा। जब तक 22 का फीफा वर्ल्ड कप हो नहीं जाता, तब तक आपको 18 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका होस्ट कंट्री रशिया याद रखना होगा। किसके किसके बीच फाइनल खेला गया था, फ्रांस और क्रोएशिया के बीच खेला गया था, ये भी याद रखना होगा। और किसने 2018 फीफा वर्ल्ड कप जीता था, फ्रांस ने जीता था, ये भी याद रखना होगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो कतर में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन मास्टर क्लास नामक बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक जो भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति को दर्शाती है, किसने लॉन्च करी है? इसको लॉन्च करा है इटालियन राइटर अल्फ्रेडो कोवेल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेडो कोवेल्ली ये इटली के हैं और इन्होंने बच्चों के लिए एक बुक लिखी, वाहन मास्टर क्लास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।